बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मौरख़ 11 जून 2020 को इस्लामाबाद में 2 ड्रामे खेले गए और दोनों ड्रामे अदलिया में खेले गए। एक ड्रामा तो काफ़ी अरसे से चल रहा है और वो केस है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का, जिसमें कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के आमदन से ज़ायद असासों की बात हो रही है और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस कदर हो सकता है वो इस वक्त हुकूमत वक्त को डराने धमकाने में और हरासा करने में लगी हुई है। वो ऐसे ऐसे सवालात कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसी तौजीहात पेश कर रहे हैं कि लग ये रहा है कि भाई तुम लोग ख़ुद केस वापस ले लो वरना हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और दूसरा ड्रामा है अतहर मिनल्ला साहब की अदालत में चीनी माफिया की पुष्टपनाही का केस। चले पहले मैं थोड़ा सा अतहर मिनल्ला साहब की अदालत में चला जाता हूँ। और अतहर मिनल्ला साहब की अदालत में ये हुआ कि आज शुगर माफिया ने एक केस दायर किया कि जनाब ये जो एक कमीशन बनाया गया था शुगर क्राइसिस के सिलसिले में, इस कमीशन का बनाना ही, तश्कील देना ही गैर कानूनी था और इसने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो चीज़ें उनके दायरे इख्तियार में नहीं आती। एक नंबर 2, इन्होंने चीनी के सही कंजम्पशन का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। अतहर मिनल्ला साहब बहुत अच्छे वकील हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इससे पहले इन्होंने एक केस में नवाज़ शरीफ का जब ज़मानत का केस आया तो अतहर मिनल्ला साहब ने उस वक्त भी अदालत से ये कहा, हुकूमती वकील से ये कहा कि आप लोग ये लिख कर दें कि नवाज़ शरीफ अगले 3 दिन ज़िंदा रहेगा, क्योंकि अतहर मिनल्ला साहब जो भी फ़ैसला करते हैं उसमें ज़मानत लाजमी चाहती हैं। जिस पे ये हुआ कि ज़ाहिर बात है कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, और मौत किसी वक्त भी आ सकती है। वो मौसूफ़ को भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। तो ज़ाहिर बात है कि मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, ये राज सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही होता है। तो लिहाजा वो लिख के नहीं दिया गया और अतहर मिनल्ला साहब ने नवाज़ शरीफ को ज़मानत दे दी। और ज़मानत के बाद नवाज़ शरीफ, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो रही थी, जिनकी बीमारी का ये था कि आज ही और कल गया, नवाज़ शरीफ साहब फौरी तौर पे लंदन रवाना हो गए। और मज़े की बात यह है कि आज तक वो लंदन में उन्होंने किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं किया और वो ज़िंदा भी हैं। दरअसल ये तमाचा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंह पे। फिर एक और केस था कि फहाशी और उरियानी का मार्च, जिसे कि औरत मार्च का नाम दिया जाता है, अतहर मिनल्ला साहब ने उसको भी रोकने की जब इस्तदा की गई तो उन्होंने इसे हकूक़ निस्वां पे डाका करार दिया और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया। माज़रत के साथ अतहर मिनल्ला साहब, आपकी बेटी क्योंकि एक एक्टिविस्ट है तो लिहाजा आपने इस केस को इसलिए पसे पुष्ट डाल दिया। आपने इस केस में ये नहीं देखा कि जिस किस्म के नारे लगाए जाते हैं, जिस किस्म के बैनर उठाए जाते हैं, जो कुछ कहा जाता है वहाँ पे, वो पाकिस्तान के माहौल में, पाकिस्तान के कल्चर में और इस्लाम में उसकी किसी जगह भी गुंजाइश नहीं। लेकिन इस्लाम ये क्या होता है अतहर मिनल्ला साहब, आप तो तौबा तौबा, मेरा ख़्याल है इसके सही मायने भी नहीं जानते होंगे। बहरहाल आपने एक और बात की और आपने कहा कि जी आम सारिफ को जब तक अदालत का फ़ैसला नहीं आता 70 रुपये किलो चीनी दी जाए। अतहर मिनल्ला साहब, इस वक्त 85 रुपये किलो चीनी दी जा रही है। मैं देखता हूँ कि अगले 15 दिन 70 रुपये किलो जब चीनी दी जाएगी तो आप मुझे ज़रा बता दीजिए। आप अदालत में देख लें, जिस चीज़ की कीमत कम होती है उसकी शॉर्टेज होती है, आप ज़रा वो भी कर लें।
आप बता दें कि उस शॉर्टेज में क्या हुआ, तेल की शॉर्टेज पे क्या हो रहा है। आपने जितना तेल की शॉर्टेज पे खुद नोटिस लिया, ज़रा आप बता दें। आप सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, लेकिन आप सरमायादार के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते। बहरहाल आपसे 15 दिन बाद मैं पूछ लूँगा कि चीनी 70 रुपये किलो बिकी या नहीं बिकी। अब आ जाते हैं जस्टिस फायज़ ईसा का केस। जस्टिस फायज़ ईसा के केस में आज फिर असासों पे बात हुई। जब जस्टिस फायज़ ईसा के आमदन से ज़ायद असासों की बात हुई तो उस वक्त भी जज साहिबान को जस्टिस फायज़ ईसा के आमदन से ज़ायद असासों पे एतराज़ था या नहीं था, ये बात की बात है। लेकिन जस्टिस साहिबान को इस चीज़ पे एतराज़ था कि एक जज के बारे में तहकीकात किस तरह हुई। तोबा तोबा नाउज़ुबिल्लाह, जजेस को खुदा बना के पेश किया जा रहा है और जजेस का जो किरदार है वो भी सबके सामने है। जस्टिस क़य्यूम जिस तरह के फैसले करता रहा है वो भी जज था। उस वक्त ये अदलिया किधर थी, या अगर इब्तिसाम साहब ने जो फैसले किए वो उस वक्त जस्टिस किधर है। मतलब कहने का ये है कि आप जजेस के बारे में ये कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जस्टिस साहिबान इस वक्त केस नहीं सुन रहे हैं, आप अदालत को हरासा कर रहे हैं। आप अदालत को आप बहैसियत अदालत हुकूमत को हरासा कर रही है। आपने ये किस बुनियाद पर कहा कि अगर ये केस साबित हुआ तो हुकूमत चली जाएगी। जज साहिबान, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप फैसले गलत करते हैं तो क्या उस वक्त आप लोग इक़्तिदार अपनी कुर्सी से हट जाते हैं? क्या उस वक्त आप जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं? आप उस वक्त तो अपनी कुर्सी पे बड़ा जमान रहते हैं। जस्टिस फायज़ ईसा ने बेईमानी की या नहीं की, सवाल यह है कि उसके असासे हैं, वो असासों के बारे में सही जवाब क्यों नहीं दे रहा। आपने कभी आज तक एक सवाल भी जस्टिस फायज़ ईसा से किया कि ये असासे हैं या नहीं है? आप अगर उसकी बीवी के भी असासी हैं तो टैक्स गोशवारों में बीवी के असासे भी लिखने पड़ते हैं। अगर उसके बच्चों के असासी हैं तो जो बच्चे आप टैक्स गोशवारों में लिखते हैं वो लिखना पड़ता है। सवाल ये हो रहा था कि जस्टिस फायज़ ईसा ने जो असासे बनाए हैं क्या वो इनकम से ज़्यादा है या नहीं, और अगर वो असासे बाहर है और वो कानूनी भी हैं तो सबसे बड़ी गैर कानूनी बात तो ये है कि उसके लिए जो सरमाया आया वो मुल्क से बाहर कैसे गया। चलें माना उनके पास कोई ज़राए होंगे, वो ख़ानदानी रईस हैं, उनके पास होंगे, लेकिन सरमाया तो फिर भी बाहर गया। सरमाया गया कैसे? क्या आप जस्टिस फायज़ ईसा से ये पूछ रहे हैं? आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हुकूमत जा सकती है, अगर ये हुआ तो फला आदमी जा सकता है। आप ये क्यों नहीं कह देते कि आसान सी बात है, आप लोग ये केस वापस ले ले हुकूमत, हम भी खामोश हो जाएंगे। लेकिन आप जस्टिस फायज़ ईसा से नहीं पूछ रहे, आप अपनी जज बिरादरी को बचा रहे हैं। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी ये सवाल है कि जज बिरादरी को बचाना ज़्यादा अहम है या कानून की तशरीह ज़्यादा अहम है। आप कानून की तशरीह नहीं कर रहे, आप जज बिरादरी को बचा रहे हैं। इसके अलावा एक और आज नया ड्रामा हुआ, और वो ड्रामा मैंने अपने पास लिखा है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद साहब लिखते हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है कि जनाब आपने जो 3 जज तैनात किए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ अदालतों से उठा के आप 3 जज लाए हैं, वो दरअसल मेरे से जूनियर थे। बुनियादी तौर पे मेरा हक बनता था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाता, लेकिन आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया। तो जज साहिबान आप भी बता दें कि आप जब गलतियां करती हैं तो उन गलतियों के बारे में आपकी क्या राय होती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि काजी अमीन साहब और अमीनुद्दीन साहब, ये दोनों जज साहिबान मुख्तलिफ अदालतों से
لا کر سپریم کورٹ میں انہیں تعینات کیا گیا اور ان کی تاریخ تقرری ہے 21/10/2019۔ جی، دونوں کو ایک ہی دن تعینات کیا گیا اور ان کی تقرری کی تاریخ تھی 21/10/2019۔ اور مظاہر علی نقوی صاحب، انہیں آپ نے تعینات کیا 16/3/2020 کو۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں جج تعینات کرنے پہ اعتراض کسی کو نہیں ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ جج تعینات کیے تو آپ نے وقار احمد شیخ صاحب کو کس وجہ سے کنسیڈر نہیں کیا؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہیں، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ بھی پھر اسی طرح کے جج ہوں گے جیسے کہ باقی جج ہوتے ہیں، لیکن بے ضابطگی تو ہوئی ہے، اور اس بے ضابطگی کے بارے میں سپریم کورٹ کا کیا موقف ہے، آپ جواب دیجئے۔ اور اگر یہ بے ضابطگی ہوئی ہے تو آپ کا بینچ، جو کہ یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بینچ میں، جو کہ فائز عیسیٰ صاحب کا کیس سن رہے ہیں، اس کی تو ویسے ہی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے، اور مشکوک کیس حیثیت کے بینچ کے فیصلے بھی مشکوک ہی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے۔ توہین عدالت تو لگتی ہے، پتہ نہیں میرے اس قدم پہ آپ کیا کہیں گے، لیکن سوال تو بنتا ہے، اور جب سوال بنتا ہے تو جواب تو دینا پڑتا ہے، آپ جواب دیجئے۔ بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن ایک تو سوال ہے کہ اطہر من اللہ صاحب سے کہ آپ 70 روپے چینی عام صارف کو دینا چاہ رہے ہیں، ذرا آپ مجھے اگلی پیشی تک یہ بتا دیجئے کہ 70 روپے چینی دی گئی یا چینی کی سپلائی روک لی گئی، کیونکہ کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک آپ فیصلہ کر دیں۔ چینی کی اس وقت جو کھپت ہے اور جتنی چینی دی جا رہی ہے، کہیں سے بھی اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بھی 85 روپے پہ جو بیچ رہا ہے اور جو عوام خریدنے پہ مجبور ہے، کوئی بھی انہیں 70 روپے پہ چینی نہیں دے گی۔ اتنی بھی اچھی جو ہے نا یہ سرمایہ دار نہیں ہوتے جنہیں کہ آپ اچھا بنانے پہ تلے میں ہیں۔ اگر اچھا ہی بنانا ہوتا تو مختلف پارٹیوں کے مختلف سرمایہ خور جو ہیں، منافع خور کہہ دیں زیادہ بہتر ہوگا، وہ چینی اتنی مہنگی کر کے نہ بیچتے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیاستدان پارٹیوں میں مختلف ہوتے ہیں، سیاستدان مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے مفادات ایک ہی ہوتے ہیں۔ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اس کیس میں حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن وہ حکومت میں بھی ہیں۔ تو اسی طرح عدلیہ اپنے مفادات کے لیے یکجا، لیکن انصاف کے نام پہ دبا ہوتی ہے۔ اب آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ بولے گا یا یہ بولے گا کہ آپ نے سرمایہ داروں کو ریلیف دیا، اور میرا خیال ہے آپ نے ریلیف ہی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ کہنے کو تو اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ چینی 70 روپے کلو عام صارف کو ملتی ہے یا نہ ملتی۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔